हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एन स्टडी हब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल जी का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। What do you mean by प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? तो इसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन दैट हेल्प मैनेजर टेक डिसीजन एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मैनेजर को सही डिसीजन लेने में और ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंटली रन करने में। जनरल गाइडलाइन का मतलब होता है कि ऐसा जनरल आइडिया जो हर सिचुएशन में तो हम नहीं लगा सकते हैं, बट एक जनरल आइडिया लग सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। एक जनरल ओवरऑल जनरल आइडिया मिल जाता है हम लोग को कोई भी सिचुएशन के बारे में, तो उसको हम लोग जनरल गाइडलाइन कहते हैं। तो आगे दिया गया है हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए नेचर समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या क्या होता है। पहला नेचर आपका हो जाएगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो जाता है अप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल मतलब हो गया आपका ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जो अप्लीकेबल होता है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे और दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन पे बराबर ये अप्लाई करता है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं। सेकेंड वन आपका हो गया फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कैन बी मॉडिफाई एज पर सिचुएशन। हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपना कोई भी चीज में, कोई भी अपना रूल रेगुलेशन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। जनरल गाइडलाइन आपका हो जाएगा नॉट रिस्ट्रिक्टेड रूल। जनरल गाइडलाइन मतलब आपको जैसे हमने बताया था कि जनरल गाइडलाइन का मतलब होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड रूल। कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रूल नहीं है कि ऐसा इस सिचुएशन में ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा, बट एक जनरल आइडिया हमको जरूर बता देता है जनरल गाइडलाइन। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है फॉर्म किया जाता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस पे। फिफ्थ वन आपका हो गया इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को। आगे आपका आ गया इंपोर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्या क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। नंबर वन हो गया आपका प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट इनटू मैनेजमेंट। इनसाइट का मतलब आपका हो जाएगा कि डीप अंडरस्टैंडिंग। कोई भी थिंग का डीप अंडरस्टैंडिंग आपके पास देता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रोवाइड करता है आपको डीप अंडरस्टैंडिंग ताकि आप सही से मैनेजमेंट कर सकें। हेल्प इन साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है आपको हेल्प करता है साइंटिफिक डिसीजन लेने में ताकि आप सही से डिसीजन ले सकें साइंटिफिक वे में। थर्ड वन इज इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको इम्प्रूव करता है मैनेजरियल एफिशिएंसी को। फोर्थ वन इज यूजफुल इन ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको मदद करता है मैनेजर को ट्रेनिंग देने में, यूजफुल ट्रेनिंग देने में। फिफ्थ वन इज हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में आपका मदद करता है ताकि आप अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज कर सके, ऑप्टिमम लेवल तक आप अपने रिसोर्स को यूज कर सके। आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो पहले समझ लेते हैं हेनरी फ्योल थे कौन। हेनरी फ्योल जो थे वो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कहे गए थे। हेनरी फ्योल जो थे वो फादर बोले गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट का हेनरी फ्योल जी ने। फोकस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, फोकस किया गया ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट पर 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल जी ने दिए थे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या था 14 प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल आपका आ जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क।
वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क टू इंक्रीज इफिशिएंटली एंड स्किल। जो भी काम है उसको हम लोग छोटा छोटा भाग में बांटेंगे ताकि इंक्रीज हो इफिशिएंटली और स्किल, ताकि छोटे छोटे टास्क में बांटने के बाद एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा और उसका स्किल बढ़ेगा। तो पहला प्रिंसिपल हेनरी फ्योल जी ने बोला था डिवीजन ऑफ वर्क। तो आप लोग समझ गए डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। दूसरा आपका हो गया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी, राइट टू गिव ऑर्डर, मस्ट बी मैच विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है कोई भी काम को करने के लिए आपको हम ऑथराइज कर दिए कि ये काम आपको करना है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही का है। अगर वो काम टाइम से नहीं हुआ, समय से नहीं हुआ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही को होना होगा। तो यही बताया गया है दूसरा प्रिंसिपल में, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। डिसिप्लिन, तीसरा है डिसिप्लिन। एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल एंड रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट। एम्प्लॉय को जो है हर हाल में फॉलो करना है कंपनी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहा है उसका रूल रेगुलेशन और एग्रीमेंट को। तो डिसिप्लिन मस्ट जरूरी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर रन करने के लिए। चौथा आपका होता है यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को एक बार में एक ही मैनेजर ऑर्डर दे, एक ही सुपरवाइजर ऑर्डर दे, तो वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा, इफिशिएंटली वे में वर्क कर पाएगा। एक बार में एक ही ऑर्डर उसको रिसीव होना चाहिए। मल्टीपल ऑर्डर मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा एम्प्लॉय क्या करना है, कौन सा मैनेजर का बात सुनना है, कौन सा सुपरवाइजर का बात सुनना है। तो यही बताया गया है यूनिटी ऑफ कमांड में, एक बार में एक पर्सन को एक ही कमांड दिया जाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन प्लान वन मैनेजर। एक प्रोजेक्ट पे अगर काम किया जा रहा है तो उसको एक ही मैनेजर एक बार में डिसीजन दे, एक डायरेक्शन में, उसी को कहा गया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक प्लान बनाया गया है, एक ऑब्जेक्टिव है, तो एक ही मैनेजर डिसीजन दे उसके बारे में, बार बार अलग अलग मैनेजर आके अलग अलग डिसीजन ना दे ताकि उसका डायरेक्शन चेंज हो सके। मतलब एक ही डायरेक्शन में बार बार डिसीजन दिया जाए, यही फिफ्थ में बताया गया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। चलिए सिक्स देखते हैं। सिक्स में कहा गया है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में बताया गया ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी मोर इंपोर्टेंट देन पर्सनल गोल। इसमें बताया गया कि आपको किसी एक का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट देखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉपर वे में अचीव हो सके। आपको पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख के ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान में डाल दें। तो 6.1 हो गया। 7th वन है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब हो जाएगा आपका एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर सैलरी वेजेस टू मोटिवेट देम। रिम्यूनरेशन का मतलब आपका हो गया कि आप फेयर सैलरी, आप अपने एम्प्लॉय जो आपके पास काम कर रहा है उसको फेयर सैलरी दे, फेयर वेजेस दे, ताकि उसका मोटिवेशन बने रहे काम के प्रति, वो काम को ओवरलैप ना करे। 8.1 हो गया आपका सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पहले हम लोग समझते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कोई भी डिसीजन जो सेंट्रल लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट ले, उस और मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़े, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज। मतलब पावर जो है वो पूरे टॉप लेवल के ही पास है। कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन हो, कोई भी प्रकार का डिसीजन हो, टॉप लेवल ही ले, उसको हम सेंट्रलाइज करते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब जो आपका डिसीजन लेने का कैपेसिटी है वो लेवल टू लेवल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। टॉप लेवल का कुछ, टॉप लेवल जैसे कि कोई डिसीजन ले रहा है, मिडिल लेवल भी कोई डिसीजन ले पा रहा है, लोअर लेवल भी अपने लेवल का डिसीजन ले पा रहा है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज करते हैं। और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में बेसिकली हेनरी फ्योल जी ने कहा है कि बैलेंस बना के डिसीजन, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन टॉप लेवल ही ले रहा है, हर डिसीजन लो लेवल ही ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, उसी को कहते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। 9th वन इज स्केलर चेन, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट। स्केलर चेन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन टॉप टू लो आएगा चेन बना के,
जैसे टॉप से मिडिल में आया, मिडिल से लॉ में आया, वैसे ही कोई भी डिसीजन अगर टॉप तक पहुंचाना है तो लॉ से मिडिल में जाएगा, मिडिल से फिर टॉप में जाएगा। इसी को कहते हैं स्केलर चेन। ऑर्डर, 10th वन इज ऑर्डर, राइट पर्सन एट राइट जॉब एट प्रॉपर एग्रीमेंट ऑफ रिसोर्स। ऑर्डर मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब मिलना चाहिए और प्रॉपर वे में वो रिसोर्स को यूज करने आना चाहिए। जिस पर्सन को हम जो अथॉरिटी दे, जो भी चीज़ दे, उसके स्किल से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को हम कंप्यूटर इंजीनियर को प्रोडक्ट मैनेजर का रोल दे दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको राइट पर्सन को राइट जॉब होना चाहिए ताकि उसके स्किल के हिसाब से उसको काम करने में मन लगे और उसको राइट ऑर्डर भी मिलना चाहिए। 11th वन है इक्वलिटी। मैनेजर शुड बी फेयर एंड काइंड टू ऑल एम्प्लॉय। मैनेजर को जो है सबके प्रति बराबर का व्यवहार रखना चाहिए। ये नहीं किसी को ज़्यादा प्रीफरेंस दे, किसी को कम प्रीफरेंस दे, और सबके प्रति उसको काइंडनेस रहना चाहिए। तो इसी को बताया गया है इक्वलिटी में, सबके लिए बराबर होना चाहिए मैनेजर। स्टेबल ऑफ पर्सनल। स्टेबल ऑफ पर्सनल में बताया गया है एम्प्लॉय शुड बी रिटेन फॉर अ रीजनेबल पीरियड टू इम्प्रूव इफिशिएंटली। कोई भी एम्प्लॉय है उसको स्टेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन किया उसको जॉब से निकाल दिया गया, जब मन किया उसको कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया जाए। उसको एक फिक्स रीजनेबल पीरियड होना चाहिए ताकि वो मन से काम कर सके। एक रीजनेबल टाइम तक उसको कोई भी जॉब का अनसिक्योर जॉब ना हो, यही बताया गया स्टेबल ऑफ पर्सनल में। 13 वन इज इंसेंटिव। एम्प्लॉय शुड बी encouraged to give ideas and take innovative में कहा गया कि एम्प्लॉय के पास एक प्रॉपर आइडिया एक्सप्लेन करने की फ्रीडम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अपने आइडिया को अंदर में दबा के रखे। अगर उसके पास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी आइडिया आता है तो आपको टॉप लेवल, लॉ लेवल, जहाँ भी उसको एक्सप्लेन करना पड़े वो प्रॉपर एक्सप्लेन करे, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। यही बताया गया इनोवेटिव में। मतलब इनोवेटिव तरीका का कोई भी आइडिया वो इनोवेट करना चाह रहा है, कोई भी चीज़ को वो चाह रहा है कि ऐसे इस काम करने से ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो सकता है, तो उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब यही है। 13 नंबर। 14 नंबर है स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉय। यूनिटी मतलब कोई भी काम हम अगर टीम वर्क होके करेंगे, यूनिटी में करेंगे, तो उसका फायदा हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन को होगा। स्पिरिट डी कॉप्स में यही बताया गया। थैंक यू।